हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो यूपी बोर्ड में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ साथ उनके लिए ज़रूरी है ही, इसके अलावा जो अन्य बोर्ड में पढ़ाई करते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत आवश्यक है। और जो हमारे भाई बहन किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी यह प्रश्न विकल्प के रूप में पूछा जाएगा, तो उनके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिए और इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अध्याय 1, सत्ता की साझेदारी, यह है पार्ट 1। इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पार्ट 1 है। तो क्या देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान नोट्स, क्योंकि इसको तैयार करने में बहुत साथियों टाइम लगा था। बहुत सटीक नोट मैंने तैयार किया है। सत्ता की साझेदारी और सत्ता की साझेदारी का स्वरूप क्या है। तो सत्ता की साझेदारी से अभिप्राय क्या है, इसके बारे में देखिए। सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें समाज के सभी समूहों और समुदायों की भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में सभी नागरिकों की हिस्सेदारी होती है, हिस्सेदारी जो भागीदारी के द्वारा संभव है। जैसे आप क्या करते हैं, लोकतंत्र या गणतंत्र के द्वारा आप वोट देते हैं किसी प्रतिनिधि को, तो वही क्या होता है, वो शासन सत्ता तक भागीदार बन जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद सत्ता में साझेदारी का स्वरूप क्या है। नंबर 1, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सरकार के विभिन्न स्तरों में मध्य सत्ता का वितरण। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार का मतलब केंद्र में जो सेंटर में कार्य करती है। राज्य सरकार मतलब जो स्टेट में कार्य करती है। स्थानीय सरकार जो आपके गांव से लेकर जिले तक, ये क्या होता है, स्थानीय सरकार होती है जो कार्य करती है। जैसे प्रधान हुआ, वीडीसी हुआ, जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ, और इधर नगर पंचायत और मेयर, ये सब क्या होते हैं, स्थानीय में आते हैं इधर। तो इसके बाद नंबर 2, सत्ता का क्षैतिज वितरण। सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता का वितरण। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यही 3 होते हैं मध्य सत्ता का वितरण। नंबर 3, विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का वितरण। जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार। अब नेक्स्ट देखिए। नंबर 4, विभिन्न सामाजिक समूहों, दबाव समूहों एवं राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण क्या है? शासन के विभिन्न अंगों का एक ही स्तर पर रहना, अपनी शक्तियों का उपयोग करना क्षैतिज वितरण कहलाता है, ताकि किसी भी अंग के पास असीमित शक्ति न हो। यह व्यवस्था शक्ति संतुलन को सुनिश्चित करती है। नंबर 1, विधायिका कानून यानी विधायिका कानून, थोड़ा टाइप होने में हो जाता है। विधायिका कानून। विधायिका कानून क्या है? कानून का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अब कार्यपालिका में क्या आता है? कानून का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद तथा नौकरशाह। इसके बाद नंबर 3, न्यायपालिका। कानून की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायालय तथा अन्य जिला एवं सत्र न्यायालय। सत्ता में साझेदारी की, देखिए आगे, सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी। नंबर 1, युक्तिपरक तर्क। विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य आपसी टकराव को कम करती है। नंबर 2, राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है। अब इसमें क्या है, अब नैतिक तर्क क्या होता है। नंबर 1, सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है।
अब इसके बाद भी शासन को वैधता प्रदान करता है। अब नेक्स्ट देखिए ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है। ऊर्ध्वाधर वितरण किसी भी देश को चलाने व उस पर शासन करने के लिए ऊर्ध्वाधर वितरण महत्वपूर्ण है। अगर वह देश लोकतांत्रिक है, ऊर्ध्वाधर वितरण को सरकार के 3 अंगों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, केंद्रीय सरकार देश के लिए काम करती है, राज्य सरकार प्रांतीय सरकार राज्यों के लिए, स्थानीय शासन ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। मैंने पहले बताया ग्राम पंचायत प्रधान, ब्लॉक समिति पे कौन, ब्लॉक प्रमुख, और जिला परिषद पर जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य, ये सब कार्य करते हैं। नोट कर लिए साथियों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अब क्या है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, ये कई बार पूछा गया है। बहुसंख्यकवाद से अभिप्राय क्या है। बहुसंख्यकवाद अर्थात ऐसा समुदाय जो मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और अल्पसंख्यक समुदाय की इच्छाओं की अवहेलना करता है। श्रीलंका एक प्रायद्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूह के लोग हैं। अब आगे नेक्स्ट क्या है, 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था, क्योंकि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी, चलिए अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। अब इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। अब आगे क्या हुआ, 1956 कानून द्वारा उठाए गए कदम क्या है, सिंहली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया और इस प्रकार तमिल भाषा की उपेक्षा की गई। बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण, देख बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण क्या है। इसके बाद अब आगे विश्वविद्यालयों एवं सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषा लोगों को प्राथमिकता। इन समुदायों को लगा कि संविधान एवं सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां उनको राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं और उनके हितों को अनदेखा किया जा रहा है। श्रीलंका में लागू किए गए इस प्रकार के कानून ने 2 समुदायों के मध्य आपसी मनमुटाव को बढ़ावा दिया, जिसकी परिणति श्रीलंका में गृह युद्ध के रूप में हुई। बेल्जियम एवं श्रीलंका के उदाहरणों के द्वारा हमने सत्ता में साझेदारी के 2 भिन्न रूपों को देखा। बेल्जियम ने संविधान संशोधन के माध्यम से विभिन्न समुदायों को सत्ता में साझेदार बनाया ताकि वहाँ होने वाले आपसी टकराहट को रोका जा सकता है। श्रीलंका में 1956 के कानून द्वारा बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया, जिस कारण वहाँ तमिल बेगानापन महसूस करने लगे और वहाँ गृह युद्ध छिड़ गया। इसलिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं, क्योंकि सत्ता की साझेदारी के कारण सभी शक्तियों के बीच संतुलन बना रहता है तथा सत्ता किसी एक के हाथ में न होकर सभी को हस्तांतरित कर दी जाए। जैसे भारत में शक्तियों का हस्तांतरण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को सौंप दी गई है। जैसे पहले क्या होता था कि जब देश आज़ाद नहीं था, इसके पहले अंग्रेजों का शासन था और उसी में राजाओं का शासन होता था, तो राजा चाहे जिसको पकड़ कर दंड दे सकता था। जब संविधान बना उसके बाद ये विद्वानों ने तय किया कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता ना रहे
वो क्या किए, संविधान बनाए। तो संविधान बनाने के बाद देखिए अब संविधान बनाने में 2 वर्ष यानी 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान बन तैयार हुआ। संविधान बनने के बाद लागू हुआ 26 जनवरी 1950 और तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ था बनकर। तो तय हुआ कि पहले राजा का बड़ा बेटा और राजा होता था, लेकिन अब राजा का बड़ा बेटा राजा नहीं होता, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो राजा होता है। और हमेशा के लिए नहीं होता, 5 साल के लिए होता है। अगर 5 साल तक सत्ता में रहना है तो ठीक से काम करेगा, अगर ठीक से काम नहीं किया तो जनता उसे कुर्सी से 5 साल बाद नीचे उतार देती है। यानी एक बार चुने के बाद वो 5 साल तक रहेगा। अगर जनता के हित में ठीक से काम किया तो फिर आगे चुना जाएगा, और अगर जनता के हित में ठीक से काम नहीं किया तो लोग क्या कहते हैं, अपने वोट के दम पर दूसरे को चुन देते हैं और उसको जो है कुर्सी से नीचे उतार देते हैं। तो अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे अब सत्ता की साझेदारी क्या है। सत्ता की साझेदारी से अभिप्राय एवं आवश्यकता क्या है। सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें समाज के सभी समुदायों और नागरिकों की हिस्सेदारी होती है। सत्ता की साझेदारी। नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र का आधार है जो भागीदारी के द्वारा संभव है। समाज में मित्रता और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे सभी सामाजिक समूहों में टकराव कम होता है। जैसे भारत में सत्ता की साझेदारी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के हाथों में होती है, जिसके कारण संविधान में शक्ति संतुलन बना रहता है। अब बेल्जियम की कहानी क्या है। सत्ता में साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। नंबर 2, संसार के बहुधा समाज विभिन्न जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर बटे हुए हैं, इसलिए इन सामाजिक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, समूहों को सम्मान प्रदान करना अति आवश्यक है। नंबर 3, सत्ता में साझेदारी के परिणामों को जानने के लिए हम बेल्जियम के उदाहरण की सहायता लेंगे। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। नंबर 5, इसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक थोड़ी अधिक है। इस छोटे से देश के समाज में जातीय बनावट बहुत जटिल है। यहाँ की यानी 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषा बोलती है। लगभग 40% आबादी बेलोनिया क्षेत्र में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है। तो देख सकते हैं अलग अलग भाषा, डच, फ्रेंच। नंबर 7, राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषी है, जबकि 20% डच भाषी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद क्या आता है, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। नंबर 8, बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत में थे। नंबर 9, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में किसी भी बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर, सभी लोग क्या है, मिलजुल कर रह सके। बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों, सांस्कृतिक विविधता की स्वीकार किया, यानी को स्वीकार किया। टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कदम, केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या है, क्योंकि कोई विशेष कानून तभी बन सकता है जब दोनों भाषाई समूहों के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। नंबर 2, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दी गई। अब आगे, अर्थात
राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। अब आगे क्या है, सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दी गई, अर्थात राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। अब आगे नंबर 3 क्या है, ब्रसेल्स में अलग सरकार है, इससे दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। नंबर 4, सामुदायिक सरकार का निर्माण उनका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा होता है। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषा संबंधी शक्तियाँ होती हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब हो गया यहीं तक था साथियों, फिर से चलिए इसको देख लेते हैं। यानी सामुदायिक सरकार का निर्माण उनका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा होता है। इस प्रकार सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषा संबंधी शक्तियाँ हैं। तो साथियों ये सत्ता के साझेदारी का वीडियो हुआ पूरा, तो पार्ट 1 था। इसके बाद पार्ट 2 हम जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। तो साथियों इस वीडियो को आप 1-2 बार अध्ययन करेंगे तो आपके दिमाग बैठ जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे से करके आएंगे और बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो चलिए हम ये वीडियो अभी एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।